नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पे शुभ स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए ज्योग्राफी का क्लास लेकर के आया हूँ। इसमें 6th क्लास का ज्योग्राफी है और उसका चैप्टर 1 है, उसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। तो एनसीईआरटी क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी आईएएस के अलावा आईएएस पहले तो आईएएस के एग्ज़ाम में और अभी भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईएएस की जो भी प्रिपरेशन करते हैं सभी को पहले सलाह दिया जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ें और 6ठी से 12वीं क्लास तक आपको पीटी मेंस सभी कवर हो जाते हैं। आंसर राइटिंग में भी सब बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है एनसीईआरटी की किताबें पढ़ने से। और एनसीईआरटी की किताब जो है 6th क्लास का 7th क्लास का आप जितने बार पढ़ेंगे उतने बार कुछ नया मिलेगा। यही खासियत है एनसीईआरटी की किताबें में और अन्य किताबों में, ठीक है। और आईएएस के अलावा अभी जो जितने पीसीएस के एग्ज़ाम हो रहे हैं, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, सभी में एनसीईआरटी बेस्ड को क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप 67वीं बीपीएससी पीटी देखा था, उसमें भी कुछ चेंजिंग आया था। और 68वीं बीपीएससी पीटी जो अभी हाल फिलहाल हुआ है उसमें तो आप पूरा चेंजिंग ही देखा है। तो सभी एग्ज़ाम में आपको बीपीएससी भी, स्टेट पीसीएस भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं उसमें। तो आप सभी के लिए जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो आप उनके लिए भी एनसीईआरटी यूजफुल हो चुका है। चलिए सब ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। और चैनल पे मेरे नए हैं, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे की क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस चैनल पर साइंस, करंट अफेयर्स सभी का क्लास चलता है और सभी का वीडियो डाला जाता है। आप जाएंगे प्ले लिस्ट में सब बना हुआ है, वहाँ से जा कर के आप क्लास दे सकते हैं। बिहार स्पेशल, साइंस, करंट, इकोनॉमी सभी का क्लास इसमें डाला गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। पहले ये जाने कि सौर मंडल क्या है। तो चैप्टर का नाम ही है सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी, तो सौर मंडल के बारे में जाने पहले और पृथ्वी के बारे में जाने। पढ़ने का तरीका यही और पढ़ाने का सही तरीका है। पहले हेडिंग बताएं कि उसका क्या अर्थ है। सौर मंडल क्या है? तो सूर्य और 8 ग्रह उपग्रह, सूर्य, 8 ग्रह उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर के सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सभी मिलकर के सौर मंडल का हिस्सा है। तो सौर मंडल का हिस्सा कौन कौन है, सौर मंडल में कौन कौन आते हैं, क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में कि इसमें कौन सौर मंडल का हिस्सा नहीं है, कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है, ठीक है, कौन सौर मंडल का भाग नहीं है, कौन भाग है इसका, कौन इसका हिस्सा है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप जवाब देंगे कि सूर्य, 8 ग्रह, पृथ्वी पर जिस पर हम रहते हैं, उपग्रह, जैसे पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा है, और अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। देखिए क्षुद्र ग्रह है तो क्षुद्र ग्रह के बारे में बता रहा हूँ कि क्षुद्र ग्रह एक ही जगह पाया जाता है, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। सौर मंडल में सिर्फ मंगल और बृहस्पति आज जान ले आप। इस पर क्वेश्चन आते हैं कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या है? ग्रह से ही जो टूट करके अलग हो चुका है वही क्षुद्र ग्रह कहलाता है। उसको छोटा पार्ट जो है, छोटा टुकड़ा जो है ग्रह से ही टूट के अलग हो चुका है तो वही कहलाता है क्षुद्र ग्रह कहलाता है। यहाँ देखिए बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच में है ना, ये मंगल है, ये मंगल है यहाँ, और ये है यहाँ बृहस्पति। तो इसी के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, ठीक है। अब उल्का पिंड क्या है? उल्का पिंड जो ग्रह से टूट करके पृथ्वी की तरफ गिरता है और आकाश में ही घर्षण के कारण वो जल करके राख हो जाता है। कभी कभी पृथ्वी पर गिर जाता है तो गड्ढे बन जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं अब। और पृथ्वी के बारे में, सौरमंडल के बारे में तो जान लिए। अब देखिए पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं, ऐसा ग्रह जिस पर जीवन जीने की सभी मूलभूत सुविधाएँ हो, सभी स्थितियाँ अनुकूल हो जीवन के प्रति, जिस पर हम निवास करते हैं पृथ्वी से, जल, वायु, ठीक है, भोजन की सुविधाएं, ठीक है, तो सभी आवश्यकताएं जिस पर सभी स्थितियाँ मानव जीवन के लिए अनुकूल हो उस और जिस पर हम निवास करते हैं वो पृथ्वी है। पृथ्वी भी एक ग्रह है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सूर्य अस्त के बाद, कभी लेखक लिख रहा है कि सूर्य अस्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है, रोमांचक लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इसकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते, असंख्य होते हैं, है ना, इन्फिनाइट होता है, अनंत इसकी संख्या होती है। संपूर्ण आकार छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाती हैं, तारों से, जिसमें कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं, ठीक है। कुछ चमकीले, देखिए यहाँ आपने देखा, देखिए
कुछ चमकीले होते हैं और कुछ क्या होते हैं, धुंधले होते हैं। तो चमकीले वो होते हैं जो पृथ्वी के नज़दीक जो तारा है वो चमकीले दिखाई देते हैं, ठीक है, और पृथ्वी से जो दूर तारा है वो धुंधले दिखाई देते हैं। और सूर्य भी एक तारा है। सूर्य सबसे ज़्यादा रोशनी सूर्य की इसलिए दिखती है क्योंकि सूर्य जो है पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा। सूर्य भी एक तारा और ग्रह में क्या अंतर है, तारा के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है वो तारा कहलाता है, और जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, जो तारों के प्रकाश और ऊष्मा से चमकता है या प्रकाशित होता है वो तारा कहलाता है, ठीक है, सॉरी वो ग्रह कहलाता है, ठीक है। तो पृथ्वी ग्रह है लेकिन सूर्य के यहाँ तारे हैं, और सूर्य जो है पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा है। क्वेश्चन आएगा कि इसमें तारे हैं तो 4 गो ग्रह का नाम दे देगा और उसमें सूर्य रहेगा तो आप एक ऑप्शन रहेगा कि इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं मानेंगे, आप मानेंगे सूर्य, क्योंकि सूर्य क्या है, एक तारा है और पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। जो दूर है वो धुंधला चमकता है, जो नज़दीक है वो अधिक चमकीला होता है, जो दूर है पृथ्वी से जो दूर का तारा है वो धुंधला दिखाई देता है, ठीक। आगे देखें, मानो आकाश में हीरे जरे हों, हीरे की तरह चमक होती है। अब देखें इसमें, अब आगे हैं कि इनमें से कुछ टिमटिमाते हैं, इसमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। देखिए अब यहाँ देखिए आप, क्या आया, टिमटिमाहट। तो इस पर आपको इस पर जब क्वेश्चन आएगा तब लगेगा कि ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। कई बार पीसीएस में पूछा जा चुका है और छोटे कई एग्जामों में, और 2012 से पहले आईएसपीडी में भी इस पर क्वेश्चन आ चुका है कि तारों का टिमटिमाना के कारण क्या है। तो इसका कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन इसका कारण है, इसका कारण है अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन कारण है। देखिए ज्योग्राफी और साइंस, जो साइंस के स्टूडेंट होंगे, जिसका साइंस कुछ अच्छा होगा उनका ज्योग्राफी भी अच्छा होगा, इसलिए अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कहा था कि एक साथ पढ़े, लेकिन इसमें आया टिमटिमाना तो वहाँ कारण ढूंढिए कि इसका टिमटिमाने का कारण क्या है। तो इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। अब आगे देखें, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग हैं। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। चलिए, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देखते हैं, जो पूर्णिमा कहलाता है, जो पूर्ण चंद्रमा पूर्णिमा कहलाता है, ठीक है। 15 दिन बाद आप इन्हें नहीं देख सकते हैं। ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहलाती, क्या कहलाती है, अमावस्या। इसमें अंधेरा होता है, काली रात होती है। ऐसी रात में अगर आप आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। आगे हैं, क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते। ऐसा इसलिए है कि जैसे आपने देखा होगा कि वेपर लाइट के सामने एक दीपक को जला दिया जाए, एक चिराग जला दिया जाए तो चिराग की रोशनी या तो दिखेगी नहीं या उसका वेपर लाइट के सामने वो टिमटिमाएगा। वही वजह है कि क्या है, दिन के समय ये चंद्रमा और आकाश में जो छोटी छोटी चमकीली वस्तुएं दिखाई देती है वो नहीं दिखता है, क्योंकि दिन के समय सूर्य की प्रकाश इतनी तेज होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि इसकी छोटी रोशनी नहीं दिखती है, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य दिया भी है, ऐसा है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा उन सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड। यहाँ देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका कि 4 ऑप्शन देगा, इसमें से कौन खगोलीय पिंड है। तो सूर्य, चंद्रमा तथा वो सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। तो यहाँ जान ले कि सूर्य खगोलीय पिंड है या सभी तारे खगोलीय पिंड है, या लेकिन सभी खगोलीय पिंड तारे नहीं है। जैसे चंद्रमा भी क्या है, एक खगोलीय पिंड है लेकिन तारा नहीं है। जो रात के समय आसमान में सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तु जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। तो क्या चंद्रमा खगोलीय पिंड है?
लेकिन तारा नहीं है। तो सभी तारे खगोलीय पिंड है, लेकिन चंद्रमा, सभी खगोलीय पिंड तारा नहीं है। यहाँ जान ले एक कंडीशन, क्या जाने, ये सभी तारे जो है खगोलीय पिंड है, लेकिन सभी खगोलीय पिंड तारे नहीं है, जिस तरह से चंद्रमा। अब आगे देखें, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के वाले हैं तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है। मैंने पहले ही बताया कि तारे के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, ठीक है। जैसे सूर्य एक तारा है जिससे वह बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करता है। इन खगोलीय पिंड को तारा कहा जाता है। सूर्य भी एक तारा है, जिस खगोलीय पिंड के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश हो वो तारा कहलाता है। और पृथ्वी क्या है? तारा नहीं है। पृथ्वी क्या है? ग्रह है। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चलिए, और चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उपग्रह कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला चैप्टर। आइए देखिए, आप देखते हैं, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन इसमें हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण लोग उसकी ऊष्मा तथा प्रकाश को महसूस नहीं करते। मैंने पहले बताया है, वे अत्यधिक छोटे दिखाई पड़ते हैं। जो भी वस्तु जो दूर होती है वो छोटे दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब पहाड़ से किसी चीज़ को देखेंगे, पहाड़ी यात्रा किया होगा आपने, तो जब नीचे देखेंगे तो बहुत छोटा दिखता है। चाहे 10वीं मंजिल पर से आप नीचे देखेंगे तो आपको छोटा दिखेगा। इसी तरह बहुत सारे सूर्य के अलावा जो भी तारे हैं पृथ्वी से बहुत दूर है, इसलिए वो छोटे दिखते हैं। उसकी ऊष्मा और तपिश गर्मी भी पृथ्वी पर कम असर पड़ता है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रही हवाई जहाज जितना छोटा, हाँ, जब नीचे से देखते हैं तो हवाई जहाज भी छोटा दिखता है, ठीक, क्योंकि वो अधिक ऊंचाई पे है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। ये क्या कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल, ठीक है। अर्सा मेजर या बिग बियर, इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल। क्या है यहाँ जाने? तारों के समूह को कहा जाता है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? तो तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर भी एक नक्षत्र मंडल है। आप आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल, जिसका नाम है सप्तऋषि। क्या नाम है? सप्तऋषि। नाम है सप्तऋषि। यहाँ देख रहे होंगे, ये सप्तऋषि है। क्या है? 7 तारे का समूह है। देखें, 1 2 3 4 5 6 7 सप्तऋषि, इसलिए कहा गया है इसे सप्तऋषि, ठीक है। 7 तारों का समूह। 7 ऋषि संत हैं। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। इसका भाग है सप्तऋषि, ये अर्सा मेजर का भाग है। चित्र 1.1। आपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखलाए, ठीक है। देखिए, और इसी के यह है ध्रुव तारा है। यह हमेशा उत्तर की तरफ होता है। क्या है? ध्रुव तारा। जब इसको 2 तारों को मिलाया जाता है, ठीक है, तो आगे मिला करके आगे जब बढ़ाया जाता है रेखा को, ठीक है, तो ध्रुव तारा ये टकराता है और वही उत्तर दिशा की तरफ होता है हमेशा ध्रुव तारा, ठीक है। तो पहले के यात्रीगण जो होता है, समुद्री यात्रा करता था, जब कोई भी यात्रा करता था तो रात में तो ध्रुव तारा को देख के ही दिशा का ज्ञान उसे होता था, दिशा का पता लगाता था ध्रुव तारा को देख के, क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखला है। आगे है, प्राचीन में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को दर्शाता है, उत्तरी तारा जिसे कहते हैं ध्रुव तारा, ठीक है, कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर आता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। इतना में चलिए सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींचे जाए तो उसे आगे बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारे को इंगित करता है। यहाँ देखें, ये है ना, ध्रुव तारे को इंगित करता है, ठीक है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। वो कहलाते हैं ग्रह। जैसे पृथ्वी भी एक ग्रह है, ठीक है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लानेट कहा जाता है, ठीक है। प्लानेट
कहते हैं ग्रीक भाषा में प्लेनाइट से कहा जाता है, ठीक है, शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रारंभिक, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, परिभ्रमक इसका अर्थ होता है, अर्थात तारों के ओर घूमने वाले, तारों को की ओर घूमने का वाला, परिभ्रमक मतलब कि परिक्रमा करने वाला, परिभ्रमण करने वाला, अर्थात तारों की ओर घूमने वाला, तारों का चक्कर लगाने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है, तो प्रकाश भी ऊष्मा भी सूर्य से प्राप्त करता है। चलिए यहाँ जब है कि यहाँ दिया गया है कि जिस पर हम रहते हैं वो प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है, तो सूर्य के इस बार 68वीं बीपीएससी में क्वेश्चन देखा होगा कि पृथ्वी का वायुमंडल किससे गर्म होता है, तो पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है पार्थिव विकिरण से। किससे? पार्थिव विकिरण से, पार्थिव विकिरण से गर्म होता है। ये लॉन्ग वेवलेंथ होता है, पार्थिव विकिरण से गर्म होता है, ठीक है। चलिए, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। पृथ्वी को बहुत दूर से देखने से, जैसे पृथ्वी से हम चंद्रमा को देखते हैं तो चमकता हुआ दिखता है, और चंद्रमा से जब पृथ्वी को देखा जाता है तो पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। चलिए, सौरमंडल की स्थिति के बारे में दिया गया है, ठीक है। सूर्य है बीच में और 8 ग्रह है। चलिए कुछ यहाँ जान ले आप। देखिए, इस सूर्य है, सूर्य के चारों बगल जो है 8 ग्रह हैं, ठीक है। 2 ग्रह देखिए, सबसे नज़दीक जो है बुध है, सबसे नज़दीक है बुध। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है? बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। 2 ग्रह जो है वो 2 ग्रह जो है शुक्र और यूरेनस, शुक्र और यूरेनस, जो यहाँ दिख रहा है जो प्लेटो, अब ये ग्रह नहीं रहा, 2006 में इसे ग्रह से अलग कर दिया गया है, ठीक है। शुक्र और यूरेनस जो है ये दोनों जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है, पूर्व से ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? तो क्लॉकवाइज। और शुक्र और यूरेनस के अलावे सभी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। शुक्र को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है, ठीक है, सुबह और शाम का तारा कहा जाता है, और सबसे गर्म जो होता है शुक्र ही होता है। जबकि सबसे क्वेश्चन आएगा कि आप इसमें पूछ सकते हैं, जब सबसे नज़दीक जो बुध है तो फिर भी सबसे नज़दीक बुध है, लेकिन और बुध के बाद शुक्र है, तो फिर शुक्र सबसे गर्म क्यों हुआ? क्योंकि शुक्र के वातावरण में CO2 की मात्रा जो होती है वो 95% के आसपास होती है या उससे अधिक होता है, और पृथ्वी के वातावरण में CO2 की मात्रा कितनी है? 0.03%, तब इतनी गर्मी है। और यहाँ शुक्र पर CO2 की मात्रा 95% से अधिक होती है, इसलिए यहाँ ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होता है। एक क्या कहते हैं, CO2 एक चादर की तरह काम करता है, एक जगह एक कंबल की तरह काम करता है, जो वहाँ जो शुक्र से पार्थिव विकिरण होता है उसको अंतरिक्ष में जाने ही नहीं देता है, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है शुक्र ग्रह पर। जबकि बुध पर जो है दिन में जो है बहुत तपिश पड़ती है, मतलब दिन में गर्मी बहुत पड़ती है और रात में बर्फीली ठंड पड़ती है। ऐसा इसलिए कि बुध पर वातावरण का अभाव है। क्या है? यहाँ पर वायु का अभाव है, वायु यहाँ विरल है, जिसके कारण पार्थिव विकिरण जो है को रोक नहीं पाता है, जिसके कारण ये रात में यहाँ बर्फीली ठंडी पड़ती है और दिन में तपिश की गर्मी पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हो गया। चलिए यहाँ देखें, यही आपका सौर परिवार है। सूर्य है, ये हो गया सूर्य, और सबसे नज़दीक यहाँ बुध है, ठीक है। उसके बाद यहाँ शुक्र है, इसके बाद मंगल, इसके बाद पृथ्वी, ठीक है। यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए बुध, शुक्र, मंगल,
पृथ्वी, इसे कहा था आंतरिक ग्रह कहा था। आज जान लें कि आप लोग क्या है, इसे बुलाया था आंतरिक। 4 ग्रहों को बुलाया था आंतरिक ग्रह। कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। 4 ग्रहों को कहा था आंतरिक ग्रह। इसमें है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह कहा था। ये क्या है? सॉलिड स्टेट में है। ये सॉलिड स्टेट में ये चट्टानों से निर्मित है, ठीक है। और इसी जो है और बुध के पास कोई उपग्रह नहीं होता है, न शुक्र के पास उपग्रह होता है, सिर्फ पृथ्वी के पास उपग्रह है, वो एक उपग्रह है। और पृथ्वी के पास एक उपग्रह है। क्वेश्चन आ गया कि किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, जिसमें बुध भी है और शुक्र भी है, इन दोनों के पास कोई उपग्रह नहीं है। मैंने पहले बताया आपको कि शुक्र ग्रह जो है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का क्या कहा था? जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि इसकी संरचना बनावट जो है, चट्टानों की संरचना बनावट जो है पृथ्वी की संरचना और बनावट से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। इसलिए पृथ्वी और शुक्र को एक दूसरे के जुड़वा बहन कहा जाता है। सबसे अधिक गर्मी होती है कहाँ? शुक्र ग्रह पर। इसे मॉर्निंग और इवनिंग का स्टार कहा था, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है, ठीक है। पहले बताया है कि सबसे नज़दीक बुध जो है सूर्य का सबसे नज़दीक होते हुए भी शुक्र सबसे ज़्यादा गर्म है। ऐसा इसलिए है कि शुक्र के वातावरण में 95% से ज़्यादा क्या है? CO2 की मात्रा है। और पृथ्वी के वातावरण में मात्र 0.03% CO2 है। समझ लीजिए कि जब 0.03% यहाँ CO2 है, तब इतनी गर्मी पड़ती है। वहाँ कितना है? 95%, अब कई गुना ज़्यादा है। इसलिए वहाँ CO2 जो है ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है और एक कम्बल का काम करता है उसके वातावरण में। जो पार्थिव विकिरण को, इस पर BPSC का 68वीं PT में क्वेश्चन आया था कि पृथ्वी गर्म कैसे होता है, तो पृथ्वी पार्थिव विकिरण के द्वारा गर्म होता है, पार्थिव विकिरण, ठीक है, पार्थिव रेडिएशन से। और लॉन्ग वेव है, ठीक है, उसे जो है। और यही बुध शुक्र पर जो है पार्थिव विकिरण जो है को रोक देता है, अंतरिक्ष में जाना ही नहीं देता। और बुध जो है यहाँ दिन में बहुत गर्मी पड़ती है और रात में कड़ाके की ठंड पड़ती है, बर्फीली ठंड पड़ती है, इसलिए कि यहाँ पर वातावरण का अभाव है, यहाँ वायु विरल है, जो इसके पार्थिव विकिरण को कोई रोक नहीं पाता है। चलिए, तो इसको कहते हैं आंतरिक ग्रह बोलते हैं। चलिए अब देखिए, और चार ग्रह जो है, इसका नाम है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इसे कहा जाता है बाह्य ग्रह, है ना, एक्सटर्नल प्लैनेट कहा जाता है। और ये क्या है? गैसियस स्टेट में है, ठीक है, एक गैस के रूप में बना हुआ है। और ये 4 जो है आंतरिक ग्रह, ये है ठोस अवस्था में, सॉलिड स्टेट में है। और क्वेश्चन आएगा कि क्षुद्र ग्रह जिसके बारे में आपने बताया है, क्षुद्र ग्रह कहाँ पाया जाता, कहाँ मिलता है? तो ये देखिए यहाँ, ये मंगल और बृहस्पति, चौथे और 5वें ग्रह जो है, उस दोनों के बीच में क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? क्षुद्र मतलब कि एक क्षुद्र शब्द पर अभी बहुत ज़्यादा विवाद भी चल रहा है, ठीक है, एक धार्मिक ग्रंथ पे, है ना। क्षुद्र ग्रह कहा आता है एक ग्रह का ही। आज देखें कि क्षुद्र ग्रह क्या है, तो ग्रह का ही एक भाग होता है, उससे टूट के जब अलग हो जाता है तो क्षुद्र ग्रह कहलाता है। वही उसका, जबकि ग्रह का ही भाग है और ग्रह का ही भाग टूट करके अलग हो आता है, छोटा टुकड़ा है, इसलिए वो क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और फिर उसी ग्रह का वो रोटेशन करता है ना, उसी ग्रह के साथ वो परिक्रमा करता है, ठीक है। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है, ठीक है। क्षुद्र की इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा है, और कहा था जो चर्चा में है वो पर्चा मारने की संभावना है। तो वहाँ से जोड़कर हो सकता है आपको IAS PD में, चाहे किसी भी स्टेट PCS में पूछा जा सकता है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ स्थित होता है, क्षुद्र ग्रह क्या होता है। क्षुद्र ग्रह का ही छोटा टुकड़ा होता है जो उससे टूट के अलग हुआ था। और मंगल और ध्यान रखें, मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है। एक जो है ठोस ग्रह और एक गैसियस ग्रह, दोनों के बीच में होता है, क्योंकि ये आंतरिक ग्रह, 4 ग्रह आंतरिक ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और 4 जो है गैसियस स्टेट में है, गैसीय अवस्था में है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब आइए आगे। अब कह रहा है, हाँ यहाँ देखिए आप, यहाँ बताया है कि बस बृहस्पति, शनि, हाँ, यह कभी कभी क्वेश्चन आता है छल्ले, रिंग के बारे में। रिंग कहाँ पाया जाता है? रिंग चारों तरफ रिंग होते हैं। बृहस्पति, शनि और यूरेनस, मतलब कि 5वें, 6ठे और 7वें, 6ठे, 7वें और 8वें, नहीं, ये भी 5वें, 6ठे और 7वें है। 8वां तो नेपच्यून है, ठीक है।
एक इसके चारों तरफ क्या है, रिंग मिलते हैं, छल्ले मिलते हैं। बृहस्पति का क्वेश्चन आएगा कि छल्ले कहाँ पाए जाते हैं, किस ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? तो बृहस्पति, शनि और यूरेनस 3 ग्रह है जिसके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं, रिंग पाए जाते हैं। इसका नाम है बृहस्पति, शनि और यूरेनस। ठीक है, छल्ले विभिन्न पदार्थों की असंख्य छोटे छोटे टुकड़े से बनी पट्टियाँ हैं। ठीक है, मतलब वो भी कोई न कोई टुकड़ा ही है, जो ग्रह का ही टुकड़ा है जो उससे अलग हुआ है। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। 2 चीज़ याद रखें कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाया जाता है, किस ग्रहों के बीच में पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। और जो है ये जो है छल्ले कहाँ पाया जाता है, किस ग्रह के चारों ओर? तो बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं। आगे देखें आप, पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य को सोल कहते हैं। सोल को सूर्य के देवता कहा जाता था। ठीक है, सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित है, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा था, सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक, यहाँ देखें, चलिए अब इसमें देखिए, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक का है उपग्रह है। चंद्रमा एक उपग्रह है, यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। इसके चारों ओर एक चक्कर लगाता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, सहचर है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। 7 अन्य ग्रह, टोटल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, जो सूर्य के प्रकाश एवं उष्मा प्राप्त करते हैं। इसमें से कुछ के पास अपनी चंद्रमा भी है। सौरमंडल के बारे में देखें, सौरमंडल के बारे में पहले बता ही दिया, और यहाँ भी देखें सौरमंडल क्या है। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसके मुखिया सूर्य है। ठीक है, और इसमें जो है उपग्रह, खगोलीय पिंड जो है क्षुद्र, और उल्का पिंड पर मैंने पहले ही बहुत बता दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। कहाँ? एक केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है ना। यहाँ कौन सा खिंचाव बल, कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता है, खिंचाव करके रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश में ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक तारा होने के बावजूद हमसे बहुत दूर है। देखिए, पिछले बीपीएससी पीटी में इस पर क्वेश्चन आ चुका है कि सूर्य जो है पृथ्वी से कितनी दूर है? तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 65वीं बीपीएससी क्वेश्चन में इस पर क्वेश्चन आया था, 66वीं में आया था क्वेश्चन। चलिए आगे है ग्रह। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और 8वां है नेपच्यून। ठीक है, ये माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, है ना, याद करने का फॉर्मूला है। चलिए आगे है, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर, किस पथ पर? एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते क्या होते हैं? दीर्घवृत्ताकार होते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले होते हैं, जिसे हम ये कक्षा कहलाते हैं। ये कक्षा कहलाता है। ठीक है, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है और अपनी कक्षा में सूर्य के ओर एक चक्कर लगाने में सूर्य 88 दिन लेता है। ये बुध 88 दिन लेता है, 88 डेज ले। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, पहले मैंने बताया। ठीक है, क्योंकि इसका आकार और आकृति जो है पृथ्वी से के समान है। अभी तक प्लेटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया, कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड को इसको क्या माना गया है? बौना ग्रह माना गया है। इसलिए इसे सौरमंडल से हटा दिया गया, इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। यहाँ कुछ देखें क्या लिखा है इसमें। रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित होता है। खगोलीय पिंड एवं उसकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। चलिए, खगोलीय पिंड और उसकी गति के अध्ययन करने वाले क्या कहते हैं? खगोल शास्त्री बोलते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, अपने बिहार के थे, पटना के थे आर्यभट्ट। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित
सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। और जीरो भी इन्होंने ही दिया था, जीरो भी दिया था इन्होंने आर्यभट्ट ने जीरो। पृथ्वी के बारे में जाना है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी क्या है, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और आकार में पांचवा है। देखिए ये दोनों याद रखें, पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं, रहते हैं, ये पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा है और आकार में क्या पांचवा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसलिए इसे भू-आप कहते हैं। ध्रुवों के पास चपटी है, ठीक है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभव है केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी, वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें उपलब्ध है, जिसे जो ऑक्सीजन है, ठीक है। इसे हम सांस के रूप में अंदर लेते हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है, ठीक है। अंतरिक्ष से देखने में पृथ्वी नीले रंग का दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी का 2/3 हिस्सा जो है जल से ढका हुआ है, इसलिए अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो नीला दिखता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्योंकि 2/3 हिस्सा पानी से ढका, इसलिए पृथ्वी का नीला ग्रह कहा। क्वेश्चन आएगा कि नीला ग्रह कौन है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पृथ्वी रहेगा तो आप पृथ्वी मारेंगे, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। इसे इसमें 3 इंटू 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। आइए, और ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। ये गति है, ठीक है। आगे देखें। हाँ, इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट का समय लगता है। इस एक क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है। आप लगेगा कि 6th क्लास का ज्योग्राफी है, यहाँ से भी बीपीएससी में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। आप देखें क्या, हाँ, आप देखेंगे कि ये 6ठा क्लास का ज्योग्राफी है। आप याद करेंगे कि 66वीं बीपीएससी में क्वेश्चन यहाँ से आया था, ठीक है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। कब? 20 जुलाई 1969 को। यहाँ से आ चुका है क्वेश्चन। चलिए आगे देखें। आगे है चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, ठीक है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, या इतना अधिक प्रतीत होता है, इतना बड़ा प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, इसलिए बड़ा प्रतीत होता है, ठीक है। और चांद पर भी अब घर बनने लगा है, जगह का बुकिंग हो रहा है, अभी ले सकते हैं, प्लॉट बुकिंग करवा सकते हैं चंद्रमा पर, मंगल पे, ठीक है। सब पर जीवन यापन होगा, लेकिन वहाँ से रिटर्निंग टिकट का अभी फैसिलिटी नहीं है। ट्रेन में आप टिकट बनवाते हैं जाने का और रिटर्निंग का भी, तो वहाँ से लौटने की व्यवस्था नहीं है, गए तो वहीं रहेंगे, ठीक है। जगह बुक अपना भी करवा सकते हैं आप, क्योंकि यह हमारे ग्रह से नज़दीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लगभग कितना है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है, ठीक है। कभी हो सकता है कि आपको पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी भी पूछ लेगा, क्योंकि पृथ्वी से सूर्य की दूरी बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तुलना में बताता है। यहाँ देखें, यहाँ है ग्रह। ग्रह क्या? एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर, सॉरी उपग्रह क्या है? एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो सभी क्या है? उपग्रह है, ठीक है। जैसे माइग्रेंट वर्कर बिहार, झारखंड, यूपी से दिल्ली आते हैं, पंजाब आते हैं, तो ये प्रवासी मजदूर हैं। लेकिन पंजाब हरियाणा के लोग भी कहाँ जाते हैं? कनाडा जाते हैं, तो भी वहाँ क्या कहलाते हैं? प्रवासी मजदूर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? माइग्रेंट वर्कर। इसी तरह जो है पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो ग्रह कहलाता है। और क्या है? और उपग्रह जो है ग्रह के साथ चारों ओर चक्कर लगाता है। तो सब काम वही है, ग्रह चक्कर लगाता है सूर्य का और उपग्रह चक्कर लगाता है किसका? ग्रह का, ठीक है। इसलिए उसे उपग्रह कहा जाता है।
ग्रह का उपग्रह। मानव निर्मित उपग्रह एक क्या है, कृत्रिम पिंड है। देखिए क्या है, मानव निर्मित उपग्रह, ये क्या है, कृत्रिम उपग्रह, मैन मेड, आर्टिफिशियल इसे कहते हैं, या वैज्ञानिक द्वारा बनाया जाता है, इसलिए कृत्रिम है, मैन मेड है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा जाता है। यही है इसका। दो तरह का होता है, PSLV होता है, एक GSLV होता है। PSLV और एक होता है GSLV, क्या, GSLV, ठीक है, GSLV। और दोनों का फुल फॉर्म जो है आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे क्या होता है, ठीक है। PSLV और GSLV दो तरह के उपग्रह होते हैं, ठीक। और क्या पृथ्वी पर क्या है, संचार माध्यम के लिए इसे भेजा जाता है, इसे प्रक्षेपित किया जाता है रॉकेट के द्वारा, ठीक है, अंतरिक्ष भेजा जाता है, पृथ्वी के कक्षा में उपस्थित किया जाता है। अब भारत का अपना भी कई उपग्रह अब मतलब कि जा चुका है, स्थापित किया जा चुका है पृथ्वी के कक्षा में, ठीक है। देखिए अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह का नाम है इनसेट, IRS और एडुसेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है, जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। देखिए चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है। आपको लगेगा छठा क्लास के ज्योग्राफी क्या पढ़ें, तो हमने पहले एग्जाम्पल दिया कहाँ से क्वेश्चन BPSC PT में आ चुका है, और 2012 से पहले IAS में भी इस तरह के क्वेश्चन आते थे, छोटे छोटे क्वेश्चन आते थे, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में ये अपने कक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की स्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा पर छाया बनाते हैं। चंद्रमा पर जो दाग दिखता है, कहा कुछ और भी कहानियाँ बताया जाता चंद्रमा पर जो दाग दिखता है उसके बारे में, लेकिन नहीं, चंद्रमा पर क्या है, पर्वत है, मैदान है, गड्ढे हैं, उसका दाग दिखता है, ठीक है। पूर्णिमा का दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए क्षुद्र ग्रह, ये क्षुद्र शब्द इतना चर्चा में है इस बार कि इसे पर्चा मारने की संभावना है, ठीक है। कहा था जो चर्चा में है तो उसे पर्चा मारने की संभावना ज़्यादा होती, मतलब एग्जामिनेशन पेपर में, क्वेश्चन पेपर में। क्षुद्र ग्रह क्या है, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त और छोटे छोटे पिंड होते हैं, असंख्य छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल और बृहस्पति किसके मैंने पहले भी बताया आप लोगों जो देकर कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच चक्कर लगाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं, ठीक है, सभी समाज के ही हिस्से हैं। क्षुद्र ग्रह क्या है, ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत पहले विस्फोट के बाद क्या है, ये टूट कर अलग हो चुका है ग्रह से, ठीक है, वही क्षुद्र ग्रह है। उल्का पिंड, इसके बारे में जानें। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। ये भी क्या है, ये क्या है, ये भी खगोलीय पिंड है। ये भी क्या है, छोटे छोटे टुकड़े हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उल्का पिंड। ये कभी कभी उल्का पिंड पृथ्वी पर इतनी नज़दीक आ जाते हैं कि इसकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होता है, घर्षण कार्य गर्म होकर जल जाता है और ऊपर में राख बन जाता है, ठीक है। ये कभी कभी पृथ्वी पर गिर जाता है, जैसे गड्ढे बन जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है और धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी पट्टी देखा है? फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते होते हैं। ये लाखों तारों के समूह होते, इसे कहा आकाश गंगा का कहा जाता है, ठीक है। इसे इंग्लिश में गैलेक्सी कहा जाता है, इसे मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। क्या है, हमारा सौरमंडल भी इस आकाश गंगा का भाग है, ठीक है। लाखों तारों का समूह क्यों कहा था, आकाश गंगा मिल्की वे कहा था। हमारा सौरमंडल भी, सौर परिवार भी इसी आकाश गंगा का भाग है। प्राचीन भारत में और लाखों आकाश गंगाएं हैं, ठीक है। प्राचीन भारत में इसकी
कल्पना जो है प्रकाश की नदी से की जाती थी कि आसमान में भी, अंतरिक्ष में भी क्या है, प्रकाश की नदियां हैं। ठीक है, इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। ये जैसे पृथ्वी पर क्या है, गंगा है, नदी है, उस तरह से प्रकाश, पानी की नदी, इसलिए वहाँ अंतरिक्ष में क्या है, वो प्रकाश की नदी है, आकाशगंगा कहलाया। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार लाखों तारों मिलकर के आकाशगंगाएं का, हाँ अब देखें क्या है, इस प्रकार लाखों आकाशगंगा है, लाखों तारे मिलकर आकाशगंगा का निर्माण करता है और लाखों आकाशगंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करता है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम ब्रह्मांड का हिस्सा है। चलिए अब आगे क्या है, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा जो सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े सब विचार कीजिए और लाकर देखिए, यहीं देखिए। अब आप रीजनिंग बनाते होंगे, कहा था कि सभी डेस्क बेंच है, सभी बेंच कुत्ते हैं, सभी कुत्ते बाघ हैं, सभी शेर है। तो उस तरह का ही यहाँ पर कंसेप्ट बनाया गया है। ठीक है, ब्रह्मांड हम सभी जीव जंतु जो है ये पृथ्वी पे हैं। पृथ्वी जो है सौरमंडल का हिस्सा है, सौरमंडल जो आकाशमंडल का हिस्सा है, आकाशगंगा का हिस्सा, और आकाशगंगा जो है ये ब्रह्मांड का हिस्सा है। रीजनिंग बनाते हैं ना, उस तरह का ही इसमें एक कंसेप्ट दिया गया है। चलिए तो आज इतना ही। इससे पहले कि इस पर कुछ क्वेश्चन दिया गया उससे भी बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन, इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो इस पर लिखना है। ठीक है, इस पर लिखिएगा आप लोग। यहाँ देखिए आप क्या है, यहाँ की 2 नंबर है, सही उत्तर चिन्हित करें। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? मैंने बताया इसको कहते हैं शुक्र ग्रह होगा, क्योंकि पृथ्वी का इसका आकार और आकृति जो है पृथ्वी से मिलता जुलता है। देखिए, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन है? वो अपना पृथ्वी है। कौन है? अपना पृथ्वी। सबसे नजदीक बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है अपना। ठीक है, आगे है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो आंसर होगा दीर्घवृत्ताकार। आगे है, चौथा नंबर है, ध्रुव तारे किस दिशा में होते हैं? तो उत्तर की दिशा में। 5वां है, ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह। मैंने कई बार जोर देकर बताया है कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, खाली स्थान को भरना है। ठीक है, डैश का समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं। ठीक है, तारों, यहाँ होगा तारों का समूह, इसे यहाँ होगा नक्षत्र मंडल। ठीक है, यहाँ देखिए, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो आकाशगंगा कहा जाता है, आकाशगंगा। ठीक है, यहाँ पृथ्वी के सबसे नजदीक है। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन है? तो शुक्र है। पृथ्वी की सबसे नजदीक शुक्र है, क्योंकि जुड़वा बहन है। कहा था, ऐसे भी कहा था, याद रखने के लिए देखिए आप याद कैसे रखेंगे इसको। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन है? शुक्र है। और पृथ्वी की जुड़वा बहन है। तो जुड़वा बहन क्या होता है? सबसे नजदीक होता है। ठीक है, गर्भ से ही नजदीक होता है वो। ठीक है, नजदीक होती है। आगे देखें, 6 नंबर है, डैश सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक तो होगा अपना पृथ्वी जो है सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है। ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता, अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होता है। ठीक है, ये सिर्फ तारों के पास होता है। चलिए तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे आप, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद।